हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम लोग देखिए जो जेएसएससी सीजीएल है, तो जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो पेपर 2 है जिसमें कि खोटा से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उसी को लेकर हम एक एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं जिसमें हम डेली 20 क्वेश्चन खोटा के डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन के अलावा जो है बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जो है आपको बताया जाएगा। तो बहुत सारा चीज़ जानने को मिलेगा खोटा लैंग्वेज से। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखिए जो ये हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, ये आज पहला लेक्चर है और इसी तरह का डेली लेक्चर आएगा। बस आपको वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखिए जो हमारा खोटा भाषा का जो नोट्स है आप इसको बाय कर सकते हैं। स्क्रीन पे यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 8003803082। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे देखिए गद्य भाग, पद भाग, नाटक हो गया और जो ग्रामर भाग है, तो सारा चीज़ इंक्लूड आपको मिलेगा एक ही जगह पे। तो खोटा साहित्य वाला जो हमारा आई बुक है तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। और जितना भी कोचिंग वगैरह है या बुक वगैरह है तो सारा को मैंने अच्छे तरीके से वीडियो लेक्चर भी देखा है कोचिंग का। और जितने बुक है खोटा के तो उनको मैंने खुद स्टडी किया हुआ है प्रॉपर तरीके से, और तब जाके ये नोट्स बनाया गया है। तो यकीन मानिए सारे कोचिंग और सारे बुक के द्वारा जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया गया है वो सारा चीज़ यहाँ पे इंक्लूड मिलेगा आपको। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल है देखिए जो सवाल है तो वो खोटा में रहेगा। ठीक है, खोटा लैंग्वेज में रहेगा, लेकिन इसको जो है हम हिंदी में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, बिहारी जो है तो ये कौन कहानी के पात्र लागे है, यानी कि बिहारी किस कहानी का पात्र है। ठीक है, तो बिहारी किस कहानी का पात्र है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में जो ये ऑप्शन सी है उबार, तो उबार इसका राइट आंसर है। तो बिहारी किस कहानी का पात्र है, तो ये उबार कहानी का पात्र है। और जो ये उबार कहानी है तो ये किस बुक में संकलित है, तो ये सौंध माटी जो पुस्तक है तो उसमें ये कहानी है उबार कहानी। और सौंध माटी पुस्तक जो है तो इसके लेखक कौन है, तो ये इसके लेखक है विनोद कुमार। और इस पुस्तक को विनोद कुमार ने कब लिखा था, पहली बार प्रकाशन इसका कब हुआ था, 1990 में। कहाँ से हुआ था, आदिवासी कल्याण एकेडमी बिहार सरकार रांची से। दूसरा प्रकाशन जो है इस बुक का हुआ था 2017 में। और ये जो सौंध माटी है तो इसमें टोटल 10 कहानियाँ हैं। और जो कविता है तो कविता की संख्या कितना है, तो कविता की संख्या 31 है। और इस उबार कहानी की बात करें तो इस उबार कहानी के बारे में थोड़ा देख लीजिए। इसका जो मुख्य पात्र है तो वो है झबरू। झबरू रहता है उबार कहानी का मुख्य पात्र। और इसका 3 बच्चा है। 3 बच्चा में से जो एक है तो उसका नाम रहता है बिहारी। और सवाल भी पूछा गया है कि बिहारी किस कहानी का पात्र है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 3 बच्चा में से एक तो बिहारी हो गया, और बाकी जो 2 बच्चे हैं तो उनका क्या नाम है, तो एक बच्चा का नाम रहता है पर्वतिया और एक का नाम रहता है सुगिया। ठीक है, और इसी कहानी का भाग जो गांव में जो एक महाजन रहता है तो उसका नाम रहता है गणेश बाबू, जो कि सूद पे लोगों को पैसा वगैरह देता है। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा किसान होता है गांव का गणेश बाबू। और इसी गणेश बाबू के जो खेत है तो उसमें झबरू के जो बैल है तो वो घुस जाते हैं, जिसके कारण झबरू पे 200 रुपया का फाइन लगाया जाता है पंचायत के द्वारा। अब झबरू तो है गरीब किसान, 200 रुपया कहाँ से चुकाएगा, तो ये अपना घर को जो है 500 रुपया में बेच देता है। और इसी 500 रुपया से जो उसके ऊपर 200 रुपया फाइन लगाया जाता है तो वो भरता है। और जो 300 रुपया बचता है तो 300 रुपया अपना बेटे यानी कि बिहारी के पढ़ाई पे खर्च करता है। और बाद में जो है बिहारी जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। तो याद रखिए कि बिहारी किस कहानी का पात्र है, उबार कहानी का। अगला जो है तो वो है सौंध माटी किताबें कहनी गुलाय एक नज़रे कौन भावे खकई। ठीक है, यानी कि सौंध माटी पुस्तक में जितना भी कहानियाँ शामिल किया गया है, टोटल कहानी कितना है, 10 कहानी। तो उनका जो मूल भाव है वो किस प्रकार का है, क्या वो ऐतिहासिक कहानी है, धार्मिक कहानी है, सामाजिक कहानी है या हंसी ठठाक कहानी है। तो जितना भी 10 कहानी है सभी का जो मूल भाव छुपा हुआ है वो सामाजिक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सामाजिक। अगला है दहेज कुप्रथा पर लिखल कहानी हकै, यानी कि सौंद सबसे पहले तो याद रखिए कि यहाँ पे जो ये दहेज कुप्रथा पर लिखा हुआ कहानी है, नाम दिया हुआ है 4 गो। तो ये दहेज कुप्रथा पर इन चारों में से कौन सा कहानी दहेज
प्रथा पर आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मलकी बहू। जो ये मलकी बहू है तो ये कौन सा बुक में है, तो ये भी सोंधमाटी पुस्तक का ही कहानी है। टोटल 10 कहानी है, 10 कहानी में से एक मलकी बहू भी है सोंधमाटी में। और मलकी बहू का जो मुख्य पात्र है वो खुद मलकी है, ठीक है, मलकी, जिसका विवाह जो है तो ये किसके साथ हो जाता है, बिशुन के साथ, बिशुन के साथ हो जाता है। और जब शादी होता है तब दहेज के रूप में इसके जो पिता रहते हैं, मलकी बहू का जो पिता का नाम है तो वो है दयाल बाबू, जो कि बोकारो में काम करते हैं। इसके द्वारा इसके शादी के टाइम पे दहेज के रूप में बिशुन को जो है 40,000 रुपया दिया जाता है, 40,000। और एक बाइक का व्यवस्था किया जाता है 2 साल बाद, यानी कि दहेज के रूप में जो है 40,000 दिया गया था और एक बाइक 2 साल बाद दिया जाने वाला था। लेकिन बाद में 2 साल बाद जब बिशुन बाइक की जगह पैसा मांगता है तो ये दयाल बाबू देने से मना कर देते हैं, और इसी के कारण मलकी बहू जो है तो उस पर ससुराल में खूब सारा शोषण किया जाता है। तो ये दहेज प्रथा पर आधारित है मलकी बहू कहानी। अगला है अग्नु कौन कहानी का मुख्य पात्र हकई, यानी कि अग्नु जो है तो वो किस कहानी का मुख्य पात्र है। तो यहाँ पे 4 कहानी है, तो 4 कहानी में से किस कहानी का मुख्य पात्र है अग्नु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा धर्म करम, ठीक है। तो धर्म करम राइट आंसर बी होगा। धर्म करम जो कहानी है उसी का मुख्य पात्र है अग्नु। और ये धर्म करम जो कहानी है तो ये किस बुक में है, तो ये जो खोटा गद्य पद्य संग्रह है, खोटा गद्य पद्य संग्रह, तो उसी का एक कहानी है धर्म करम, जिसका मुख्य पात्र है अग्नु। और यहाँ पे अगर पूछ लिया जाता है कि धर्म करम का लेखक का नाम क्या है, तो धर्म करम का लेखक का नाम क्या है, तो धर्म करम जो कहानी है तो ये लिखा गया था दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा। तो दिनेश कुमार दिनमणि जो है तो वो लेखक हो जाएंगे धर्म करम के। और यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है तो इनके भी बारे में देख लीजिए कि जो चासा कहानी है, मांझो कहानी और सोंधमाटिक टाब नहीं होगा, ये टान होगा, ठीक है। तो सोंधमाटिक टान, तो चासा, धर्म करम, मांझो, सोंधमाटिक टान, ये चारों कहानी जो है तो ये खोटा गद्य पद्य संग्रह जो बुक है तो उसी में शामिल है ये चारों कहानी। लेकिन सबका लेखक जो है तो वो अलग अलग हैं। धर्म करम का लेखक कौन है, तो ये है दिनेश कुमार दिनमणि। और चासा का जो लेखक है तो वो कौन है, तो वो है बंसी लाल बंसी। और मांझो जो कहानी है तो इसका लेखक है भुवनेश्वर साहू। और जो सोंधमाटिक टान है तो इसके कौन है, तो यह है बी एन ओदार, जिनका पूरा नाम है भोगनाथ ओहदार। तो ये सारा जो है आपको याद रखना है। अगला है विवेक के हत्या करो हई, यानी कि जो विवेक एक पात्र है तो इसका हत्या किसके द्वारा किया जाता है। तो विवेक सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि विवेक आखिर यहाँ पे जिसका हत्या किया जा रहा है, जिसका चर्चा यहाँ पे है, तो वो आखिर किस कहानी या नाटक का भाग है, ठीक है। तो खोटा में जो है 4 नाटक आपको पढ़ना है, जैसे जैसे सीजीएल में, उसी में से एक नाटक है डाह, ठीक है। तो ये जो डाह नाटक है तो उसी का भाग है विवेक। और डाह का मतलब खोटा में क्या होता है, ईर्ष्या या जलन का भाव रखना। तो डाह का मतलब याद रखिए कि ईर्ष्या या जलन का भाव रखने वाला जो शब्द है तो उसी के लिए खोटा में डाह प्रयोग किया गया है। तो विवेक जो है तो ये डाह नाटक का भाग है। और डाह नाटक का थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। डाह नाटक में एक कंपनी है जिसका नाम है रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स, और 2 फैमिली है, 2 फैमिली, ठीक है। एक फैमिली में जो है तो ये कौन है, तो ये एक फैमिली का भाग है विवेक। और विवेक की पत्नी का नाम है रचना। और विवेक का जो छोटा भाई रहता है तो वो रहता है शेखर, ठीक है। और जो दूसरा परिवार है तो वो रहता है विराट। और विराट की पत्नी का नाम है भावना। और विराट के 2 बच्चे हैं, एक का नाम क्या है, एक का नाम है आपका बंटी। और जो लड़की है उसका नाम है मुन्नी। तो विराट हो गया, भावना हो गया, बंटी हो गया, मुंशी हो गया, मतलब कि एक परिवार में 4 सदस्य हैं। और यहाँ पे जो है तो 3 सदस्य का जिक्र मिला है। लेकिन ये शेखर जो है तो शेखर का भी बाद में विवाह होता है। जो ये विवेक है तो ये इसी रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स में काम करता है, सुपरवाइजर के पोस्ट पे है। और जो विराट है इसी में काम करता है मजदूर के पोस्ट पे, ठीक है। तो इसी विराट को जो है जलन होता है विवेक का तरक्की से, और इसी के कारण से विराट जो है तो विराट के द्वारा पिस्तौल से गोली मार दिया जाता है विवेक को, और फंसा दिया जाता है उसका छोटा भाई शेखर को, ठीक है। तो ये विवेक जो है तो विवेक का हत्या किसके द्वारा किया जाता है, ये विराट के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा विराट। और शेखर कौन है, तो शेखर जो है तो ये विवेक का छोटा भाई है,
और यहाँ पे जो सेठ रेवती प्रसाद है तो ये कौन है, तो सेठ रेवती प्रसाद जो हम कंपनी का बात किए हैं रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स, तो उसका मालिक रहता है सेठ रेवती प्रसाद। और यहाँ पे जो जग्गा है तो जग्गा कौन है, तो ये इसी रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स में सुपरवाइजर के पोस्ट पे ये भी काम करता है, जिसके अंडर में ये विराट रहता है। बाद में विराट को जो है ये विवेक के अंडर में कर दिया जाता है और इसी के कारण से जो है विराट विवेक का हत्या करेगा। अगला जो है तो वो है राम नारायण सिंह कौन हला, यानी कि राम नारायण सिंह कौन थे। तो राम नारायण सिंह सबसे पहले याद रखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है तो उसमें से क्या थे, तो ये झारखंड के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और तो राइट आंसर हो जाएगा ए स्वतंत्रता सेनानी। और यहाँ पे जो राम नारायण सिंह है तो इन्हीं को छोटा नागपुर केसरी भी कहा जाता है, छोटा नागपुर केसरी, या इन्हीं को छोटा नागपुर का शेर भी कहा जाता है। तो छोटा नागपुर शेर पूछ लिया जाए या छोटा नागपुर केसरी पूछ लिया जाए किसे कहा जाता है, तो ये कौन होगा, राम नारायण सिंह होगा। और इनका जो जीवनी है तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, राम नारायण सिंह का जीवनी ये लिखा गया जयवीर साहू के द्वारा। और ये इनका जीवनी कौन सा बुक में आपको मिलेगा, तो 10वीं क्लास का जो खोटा का बुक आता है दू डायर जिरहुल फूल, उसी में इनका जीवनी देखने को मिलेगा। और राम नारायण सिंह के बारे में याद रखिए कि इनका जो जन्म हुआ था तो ये हुआ था 18 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे हुआ था, ये तेतरिया गांव हंटरगंज, तेतरिया गांव हंटरगंज, ठीक है। और वर्तमान में ये जो तेतरिया गांव हंटरगंज है तो ये चतरा ज़िले में है, लेकिन जब इनका जन्म हुआ था तो उस टाइम पे ये हजारीबाग ज़िला के तहत आता था। तो जन्म हुआ था हजारीबाग में, कब, 18 दिसंबर 1885 को तेतरिया गांव हंटरगंज में, लेकिन वर्तमान में ये चतरा जिला में पड़ता है तेतरिया हंटरगंज। तो जन्म डेट भी याद रखना है और स्थान भी याद रखना है। अगला है खोटा लोकोक्ति की कहल जाए, यानी कि खोटा में जो खोटा लोकोक्ति है ग्रामर का भाग, तो खोटा लोकोक्ति को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ जो है 4 ऑप्शन है, एक है कमनैत, लोकबैन कामैत, और एक है पठतुल पठतैन। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन इसका राइट है। खोटा लोकोक्ति को जो है कमनैत या काभैत के नाम से जाना जाता है, काभैत, कमनैत, काभैत, लोकबाइन, और इसी को फिर पठतैन भी कहा जाता है, ठीक है। तो तीनों इसका राइट आंसर है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सब है। अगला है लोक साहित्य के मुख्य भेद कई गो हवे है, यानी कि लोक साहित्य का खोटा में मुख्य जो भेद है तो वो कितना होता है। तो यहाँ पे 5 भेद होता है, 2 भेद होता है, 3 भेद होता है या 4 भेद होता है। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा 3 भेद। जो लोक साहित्य है तो इसका 3 भेद कौन कौन सा हो जाएगा, तो 3 भेद इसका याद रखिए। एक हो जाएगा लोकगीत, ठीक है, लोकगीत जो कि गीतात्मक होता है, गा के प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा जो है तो एक है जो हो जाएगा लोक कथा, और तीसरा जो हो जाएगा इसका भेद तो वो हो जाएगा लोक गाथा। जो ये लोक गाथा है तो इसी को कभी कभी लोक महाकाव्य भी कहा जाता है, लोक महाकाव्य कहा जाता है लोक गाथा को। और खोटा का एक बहुत ही फेमस लोक गाथा है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा गया था, महाराय, ठीक है। तो याद रखिए कि महाराय क्या है खोटा भाषा में, तो महाराय जो है तो एक लोक गाथा है। और महाराय का 2 पात्र का नाम याद रखना है, लोरी और संवरा 2 पात्र हैं। और जो ये लोरी जिसका जिक्र होता है महाराय में, तो लोरी की जो पत्नी का नाम है तो उसका नाम रहता है मंजरी, मंजरी नाम रहता है, ये भी याद रखना है। तो कितने नंबर तक हम लोग पहुँच गए, 8 नंबर तक। अब हम देखते हैं 9वां नंबर। अब आ गया छैहर के बारे में। जो ये छैहर किताब है इसमें कई गो कहानी है, ठीक है। तो छैहर में कितना कहानी है, तो छैहर जो पुस्तक है इसमें टोटल 10 कहानी है। और छैहर किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया था। इसका जो प्रकाशक है तो ये कौन है, तो इसका जो प्रकाशक है तो वो है खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़। और कब इसका प्रकाशन हुआ था छैहर बुक का, तो ये 2007 में हुआ था इसका पहला प्रकाशन। और छैहर में टोटल कहानी जो है तो 10 है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा 10। अगला है छैहर किताब केकर रचना लागे, तो ये हमने देखा कि छैहर पुस्तक के लिए जो रचयिता है तो वो है चितरंजन महतो चित्रा। और छैहर में टोटल कहानियों की संख्या 10 है, जिसमें से पहला कहानी छैहर हो जाएगा, दूसरा कहानी हो जाएगा बोनेक्लोर हो जाएगा, तीसरा जो कहानी है तो ये तीसरा कहानी क्या है, तो तीसरा कहानी है हम कैसे जिए अब। और चौथा कौन हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा बूबा एगो कहानी कही दे। खोटा भाषा में जो बूबा है तो ये दादाजी को कहा जाता है।
और पांचवा जो कहानी है तो वो हो जाएगा गुरुजी की फिक्र। छठा जो कहानी है तो ये कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा संस्कृति का झगड़ा। और सातवां जो कहानी है तो ये कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चोर डाकू लुटेरा। और एक कहानी फिर है इसमें मिस हो गया, और वो कौन था, समय कटवा ताश खेला। तो समय कटवा ताश खेला भी जो है छैहर में है। और नौवां जो कहानी है तो वो कौन सा है, तो वो है नावा चौट जमींदार। और 10वां हो जाएगा डाकिन वाला, ये देवता के खाए गेले डाकिन। ठीक है, तो ये टोटल 10 कहानियों का नाम भी याद रखना है, छैहर का ही है। अगला है, ये हब नहीं है, ये हूब कहानी है। ठीक है, तो ये जो हूब कहानी है तो ये कौन किताब में छपल है, तो हूब कहानी किस किताब में छपा हुआ है, तो ये हूब कहानी का जिक्र मिलता है हमें सोंध माटी में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सोंध माटी में ये हूब कहानी का जिक्र मिलता है। सोंध माटी में टोटल 10 कहानी हमने बताया था। ठीक है, उन्हीं 10 कहानी में से एक कहानी हूब है, जो कि 10वां कहानी है। सोंध माटी में टोटल 10 कहानी है ना, तो 10 में से जो 10वां कहानी है तो उसी का नाम है हूब। तो यहाँ पे हूब कहानी के बारे में हम आपको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। हूब कहानी के बारे में देखिए, जो ये हूब कहानी है तो खोटा में हूब का मतलब होता है जोश। ठीक है, खोटा में हूब का मतलब पूछ लिया जाए, हूब का मतलब क्या होता है, तो ये होता है जोश। और हूब कहानी जो है सोंध माटी में है, ये पता है। और हूब कहानी का जो मुख्य पात्र रहता है तो वो रहता है दामोदर। दामोदर जो कि किसके घर में काम करता है, तो दामोदर काम करता है गुनेसर बाबू के घर में। ये किसके घर में काम करता है, गुनेसर बाबू के घर में। और दामोदर के पिता जो हैं तो उनका नाम क्या है, गुरदयाल। गुरदयाल नाम याद रखिए, गुरदयाल। तो दामोदर के पिता का जो नाम है तो ये नाम रहता है गुरदयाल राम। और गुरदयाल राम के टोटल 7 बच्चे हैं, जिसमें से जो सबसे छोटा बच्चा है गुरदयाल राम का तो वो ही है दामोदर। और दामोदर गुनेसर बाबू के यहाँ पे काम करता है, इसको प्रत्येक दिन का 10 रुपया मिलता है हाजिरी। और इसके जो 6 भाई हैं तो ये 6 भाई काम करने के लिए शहर चले जाते हैं। शहर में से कौन सा शहर, शहर का नाम पूछ लिया जाए तो कौन होगा, तो ये चंदन नगर। ठीक है, चंदन नगर में वो सब काम करने जाते हैं, चंदन नगर। और बाद में एक दिन जो है जो गुनेसर बाबू है तो वो दामोदर को अपने घर पे हल जोतने के लिए बुलाएंगे, लेकिन दामोदर स्कूल जाने वाला होता है तो वो हल जोतने नहीं जाएगा। तो गुनेसर बाबू के द्वारा उसको पूरा डांटा जाएगा और दामोदर को बुरा लग जाता है। फिर वो गांव छोड़ के हजारीबाग चल जाता है। हजारीबाग में ही वो पढ़ता भी है और साथ में काम भी करता है। और बाद में जो है ये एक पुलिस बन जाता है, सब इंस्पेक्टर बन जाता है, जिसका पोस्टिंग होता है धनबाद ज़िला में। ठीक है, धनबाद ज़िला में। और बाद में जो गुनेसर बाबू है तो वो तीर्थ यात्रा करने के लिए गंगा सागर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी के पास, तो गंगा सागर जाएगा। उधर से वापस लौटते टाइम उसका जो माँ है तो वो बीमार हो जाती है और उसको धनबाद हॉस्पिटल में ही भर्ती किया जाता है। और धनबाद हॉस्पिटल में ही जो है तो ये दामोदर रहता है एसआई के पद पे। जब उसको पता चलता है कि जो गुनेसर बाबू है उसकी माँ बीमार हो गई है और इलाज के लिए 5,000 रुपया चाहिए होता है, तो ये 5,000 रुपया जो है मदद करता है दामोदर दामोदर के द्वारा। अगला कौन है, तो अगला है टोपरा के उल्टा का हतई। ठीक है, तो कोपरा, बाजरा, डाबर, मांझा क्या हो जाएगा, तो टोपरा का मतलब हो जाएगा, टोपरा का जो उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा डबर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए, जो खोटा भाषा है ना, खोटा भाषा में टोपरा क्या होता है, जो खेत होता है, खेत, तो खेत जो है तो उसी को टोपरा कहा जाता है। जो छोटा खेत होता है तो उसको कहा जाता है टोपरा। तो इसी तरह से इसका जो उल्टा हो जाएगा तो वो हो जाएगा डोबर। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी, डोबर। अगला 13वां नंबर का सवाल है, अंडमान यात्रा वर्णन कर लिखवैया लागत। ठीक है, तो अंडमान यात्रा वर्णन जो है तो उसका लेखक कौन है, तो अंडमान यात्रा वर्णन के लेखक कौन है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इस यात्रा वर्णन का लेखक है पंचम महतो। और ये जो यात्रा वृतांत है, अंडमान यात्रा वृतांत, तो ये मंचरिया बुक में है, मंचरिया। और ये जो मंचरिया है तो इसमें टोटल कितना यात्रा वृतांत का वर्णन मिलता है, 8 यात्रा वृतांत का। ठीक है, यानी कि 8 यात्राओं का वर्णन है मंचरिया में, जिसके लेखक कौन है, पंचम महतो। तो 8 यात्रा में ही एक है अंडमान यात्रा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ये मंचरिया में जो 8 यात्रा है तो ये कौन कौन सा 8 यात्रा है। सबसे पहले याद रखिए, मान लीजिए कि ये झारखंड है, तो सबसे पहले पंचम महतो झारखंड के रहने वाले हैं। इसके बाद सबसे पहले ये गए थे कहाँ पे, तो गंगा सागर, तो ये एक पहला हो गया यात्रा। दूसरा जो है तो ये
बंगाल के पास में ही है उड़ीसा, और उड़ीसा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो दूसरा ये गए थे कोणार्क का सूर्य मंदिर। तीसरा ये गए थे अंडमान। चौथा जो गए थे ये आंध्र प्रदेश का तिरुपति गए थे। पांचवा जो है तो ये कहाँ पे गए थे, तो पांचवा गए थे ये वाराणसी का शांति कुंज। और छठा जो है तो ये मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में है आपका उज्जैन। तो उज्जैन गए थे, तो उसका भी यात्रा, उस यात्रा का भी वर्णन है मंचरिया में। उसके सातवां जो है तो ये हो गया नेपाल। और आठवां जो है तो ये जब अंडमान जा रहे थे तो उस टाइम पे ये हवाई जहाज़ पहली बार चढ़े थे। तो ये हवाई यात्रा जो है तो वो आठवां हो जाएगा। तो इस तरह से आठों यात्रा का नाम याद रखना है कि कहाँ कहाँ गए थे। पहली बार वो गंगा सागर गए थे। दूसरी बार जो है तो वो गए थे कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा। तीसरी बार वो अंडमान गए थे। चौथी बार जो है तो वो कहाँ पे गए थे, तो चौथा यात्रा जो है तो वो है तिरुपति आंध्र प्रदेश। पाँचवां हो जाएगा शांति कुंज वाराणसी। छठा हो जाएगा उज्जैन। सातवां हो जाएगा नेपाल। और आठवां जो हो जाएगा वो हो जाएगा हवाई यात्रा। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो अंडमान यात्रा वर्णन जो है तो ये पंचम महतो के द्वारा लिखा गया है। अगला है लेखक माना गांव कहिया गेल रहत। तो यहाँ पे सबसे पहले याद आपको करना पड़ेगा कि आखिर ये जो माना गांव जो लेखक गए हैं तो कौन सा लेखक गए थे। तो माना गांव जो है तो ये कौन सा लेखक गया था, तो ये गया था कौन, शिवनाथ प्रमाणिक। ठीक है, तो शिवनाथ प्रमाणिक जो है तो उसके उनके द्वारा दो यात्रा वृतांत लिखा गया है। और एक जो है माना गांव एक टान हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा संकरी नदी कछार। तो ये जो माना गांव एक टान है तो ये माना गांव एक टान जो है तो, और जो संकरी नदी कछार, तो ये शिवनाथ परमाने के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ माना गांव एक टान का ही बात हो रहा है कि लेखक माना गांव कहिया गेल रहित। ठीक है, तो माना गांव याद रखें कि माना गांव एक टान जो लिखा गया है ये शिवनाथ परमाने के द्वारा लिखा गया है। और माना गांव ये पहली बार कब गए थे, तो ये 12 जुलाई 2012 को गए थे। तो राइट आंसर ये हो जाएगा 12/7/2012। और यहाँ पे कौन लेखक गया था माना गांव, तो ये गया था शिवनाथ प्रमाणिक। और यहाँ पे माना गांव जो है तो ये कहाँ पे स्थित है, तो माना गांव जो है तो ये उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है, भारत चीन के बॉर्डर पे। और चीन से सटा हुआ जो अंतिम गांव है ये माना गांव। अगला है मंचरिया किताब कर प्रकाशन बछर ला गए। ठीक है, तो मंचरिया हमने देखा कि मंचरिया में टोटल 8 यात्राओं का वर्णन है, जिसके लेखक है पंचम महतो। लेकिन ये जो मंचरिया है तो ये कब प्रकाशन इसका हुआ था, तो ये इसका प्रकाशन हुआ था 2008 में। ठीक है, और पूछ लिया जाए कि मंचरिया का प्रकाशक कौन है, तो ये कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बालेडी खोटा कमेटी। तो बालेडी खोटा कमेटी जो है तो मंचरिया का प्रकाशक है। प्रकाशन वर्ष है 2008। इसमें टोटल 8 यात्राओं का वर्णन है, और ये एकमात्र खोटा का यात्रा वृतांत पे लिखा गया पुस्तक है। ठीक है, तो खोटा यात्रा वृतांत पे लिखा गया एकमात्र पुस्तक कौन है, मंचरिया, ये भी याद रखना है। अगला है लेखक अंडमान की ले गेल हलत रहत। ठीक है, तो अंडमान यात्रा पे लेखक क्यों गए थे, तो ये गए थे किस लिए, तो ये कंपनी के काम से गए थे। तो राइट आंसर ये हो जाएगा कंपनी के काम से। और कौन लेखक गया था, तो हमने देखा कि जो मंचरिया है तो ये लिखा गया पंचम महतो के द्वारा, जिसमें वो 8 यात्रा करते हैं, और उन्हीं को जो है एक बुक में संकलित किया था यात्रा वृतांत के रूप में। तो उन 8 यात्रा में से एक हो जाएगा अंडमान यात्रा। तो ये पंचम महतो गए थे अंडमान। सबसे पहले देखिए इस यात्रा वृतांत के बारे में भी थोड़ा हम देख लेते हैं कि अंडमान वो किस तरह से गए थे। सबसे पहले वो धनबाद से हावड़ा गए थे। धनबाद से हावड़ा गए थे वो ट्रेन के द्वारा। पूछ लिया जाए कौन सा ट्रेन के द्वारा गए थे, तो ब्लैक डायमंड ट्रेन के द्वारा गए थे। उसके बाद हावड़ा से फिर वो गए थे अंडमान का जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर वहाँ पे। तो ये हावड़ा में वो यहाँ से यहाँ तक कहाँ कैसे गए थे, हावड़ा से पोर्ट ब्लेयर, तो ये जहाज़ से गए थे, हवाई जहाज़ से। तो कौन सा हवाई जहाज़, ये भी नाम पूछा जा सकता है ना कि कौन सा हवाई जहाज़ से गए थे। ठीक है, तो जहाज़ का नाम भी याद रखिए, सहारा इंडिया प्लेन से वो पोर्ट ब्लेयर गए थे। और यहाँ पे हावड़ा में कौन सा एयरपोर्ट है, दमदम एयरपोर्ट। तो दमदम एयरपोर्ट पे वो हवाई जहाज़ चढ़े थे सहारा इंडिया प्लेन, और उतरे थे पोर्ट ब्लेयर में कौन सा एयरपोर्ट में, वहाँ पे वीर सावरकर एयरपोर्ट है, तो वीर सावरकर एयरपोर्ट में उतरे थे पोर्ट ब्लेयर में। तो ये याद रखिए कि अंडमान की यात्रा जो है तो वो गए थे कंपनी के काम से गए थे, जिसमें से उनकी पत्नी और उनका जो बेटा है तो वो भी शामिल था। पंचम महतो की पत्नी कौन गई थी, तो पत्नी का नाम था सरस्वती, और जो बेटा है तो उसका नाम है राजन। ठीक है, तो ये दोनों भी जो है उसके साथ गए थे।
अगला है बरवड्डा लेखक की ले गेल रहत। ठीक है, तो ये जो बरवड्डा है तो यहाँ पे लेखक किस लिए गए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि आखिर ये बरवड्डा लेखक गए थे तो कौन सा लेखक गए थे। ठीक है, तो कौन सा लेखक का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। तो बरवड्डा जाने वाले लेखक कौन थे। तो ये कौन थे भैया। तो ये गए थे आपका क्या नाम है इनका, शांति भारत। ठीक है, तो बरवाडा जाने वाले जो लेखक है तो वो यहाँ पे जिक्र हो रहा है शांति भारत का। ठीक है, तो बरवाडा गए थे शांति भारत। और किस लिए गए थे शांति भारत बरवाडा। तो वो गए थे बरवाडा जो जन्म स्थल है किसका, श्रीनिवास पानूरी जी का। श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म स्थल है बरवाडा। और जो अ, इसके बारे में जो जिक्र मिलता है तो ये आपको जिक्र मिलेगा संस्मरण में। और ये कौन सा संस्मरण, तो संस्मरण जो बरवड्डा अक्षय बोर है तो उसमें इस के बारे में जिक्र मिलेगा कि शांति भारत जो है तो वो बरवड्डा गए थे। ठीक है, तो बरवड्डा गए थे कौन, शांति भारत। और इनके अलावा और दो लेखक गए थे, दो लेखक का नाम याद रखें, एक है शिवनाथ प्रमाणिक और एक है बंसीलाल बंसी। और कब गए थे, तो ये दिसंबर 1985 में गए थे। और क्यों गए थे, क्योंकि इनके पास एक रुसल पुटुस का पांडुलिपि था तो उसी को दिखाने के लिए गए थे यहाँ श्रीनिवास पानूरी के पास। और उन्हीं से जब वो मिले तो उनके साथ उन्होंने जो भी समय बिताया तो उसको संस्मरण के रूप में लिखा था। और वो संस्मरण कौन सा था, बरवडा अखय बोर। ठीक है, तो याद रखिए कि बरवाडा लेखक कौन गए थे, कौन सा लेखक बरवाडा गए थे, तो ये गए थे शांति भारत, शांति भारत। और बरवाडा क्यों गए थे, तो श्रीनिवास पानूरी जी से मिलने के लिए। और उनसे जब मिले तो उन्होंने एक संस्मरण उस पर पूरा लिख दिया, बरवाडाक अखैबोर। और रुसल पुट उसका पांडुलिपि लेके गए थे। अगला है 18वां नंबर का क्वेश्चन, फुलवा कौन नाटक के पात्र हकई। तो ये जो फुलवा है तो ये किस नाटक का पात्र है। तो सबसे पहले खोटा में 4 नाटक पढ़ना है, जिसमें से एक होगा डाह नाटक, दूसरा हो जाएगा अजगर नाटक, तीसरा कौन हो जाएगा, तीसरा नाटक कौन सा है खोटा में, चाबी का नहीं, तीसरा चलो अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। और चौथा जो है तो वो है उद्भासल कर्ण। तो खोटा में जो है 4 नाटक पढ़ना है, जिसमें से जो अजगर नाटक है तो उसी का भाग है ये फुलवा। ठीक है, हाँ ये जो है ना तो ये चाबी काठी जो है, तो चाबी काठी जो है ये तीसरा नाटक है। ठीक है, तो चाबी काठी जो है तो ये तीसरा नाटक है खोटा का। और यहाँ पे जो ये 4 ऑप्शन है तो इसमें से जो अजगर नाटक है तो इसी का भाग है फुलवा। सबसे पहले इस अजगर नाटक के बारे में थोड़ा देख लीजिए। जो अजगर नाटक है तो अजगर नाटक में जो एक गांव है, गांव में जो है सबसे अमीर आदमी कौन है। तो गांव का जो सबसे अमीर आदमी है तो वो है अघनु लाला, अघनु लाला। और अघनु लाला का एक बेटा है जिसका नाम है मंगरा। और मंगरा की एक प्रेमिका है, प्रेमिका जिसका नाम क्या है, तो मंगरा की प्रेमिका का नाम ही रहता है फुलवा, जो कि महरा, जो कि महरा जाति की लड़की है, मतलब कि छोटी जाति की लड़की है। जबकि ये अघनु लाला और उस जो है तो वो हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लोग हैं। अघनु लाला यानी कि मंगरा उच्च जाति का है और फुलवा जो है तो ये छोटी जाति की है। ठीक है, तो ये फुलवा जो है तो किस नाटक का पात्र है, अजगर नाटक का। तो राइट आंसर अजगर हो जाएगा। अगला है विधवा कविता केकर लिखल ला गई। तो ये जो विधवा कविता है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले विधवा कविता जो है याद रखिए कि किस बुक में है, तब ना लेखक का नाम पता चलेगा। तो ये है आंखिक गीत। ठीक है, तो विधवा कविता जो है तो आंखिक गीत में शामिल है। आंखिक गीत जो है तो ये इसमें टोटल 71 कविता है। और एक जो है तो मतलब कि टोटल वैसे देखा जाए तो 72 कविता है, लेकिन जो 71 है ये मूल कविता है। और जो 72वां कविता है तो ये छनिका के रूप में है। ठीक है, और ये छनिकाओं की संख्या कितना है आंखिक गीत में, टोटल 11 छनिका है। ठीक है, तो टोटल याद रखिए कि आंखिक गीत में टोटल 72 चैप्टर है, जिसमें से 71 जो कविता है और 11 गो छनिका है। तो ये जो 71वां कविता है, 71वां कविता तो वही है विधवा कविता। और आंखिक गीत किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आंखिक गीत के जो रचयिता हैं तो वो है श्रीनिवास पानूरी। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पानूरी। अगला है इस वीडियो का आखिरी सवाल है ये, भीतर बाहर जो है तो ये कौन भावे कहानी ला गई। ठीक है, तो भीतर बाहर किस भाव का कहानी है, इसका मूल भाव क्या है।
तो ये जो है तो ये सामाजिक कहानी है, सॉरी सामाजिक नहीं, ये सांप्रदायिक सद्भाव का कहानी है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सांप्रदायिक सद्भाव। सांप्रदायिक सद्भाव क्यों है? क्योंकि देखिए जो भीतर बाहर है, सबसे पहले ये जो है सोंध माटी पुस्तक का 10वां कहानी है, नहीं सॉरी सोंध माटी मलकी बहू भीतर बाहर, तो ये 9वां कहानी है, 10वां नहीं है, ये 9वां कहानी है। ठीक है, तो ये सोंध माटी का 9वां कहानी है, जिसका जो मुख्य पात्र रहता है तो उसका नाम रहता है सैराज। ठीक है, तो सैराज भीतर बाहर का मुख्य पात्र है। और इसके पिता का नाम क्या रहता है सैराज का? तो ये रहता है इसके पिता का नाम इबादत खां। इबादत खां जो है तो वो सैराज का पिता रहता है। और इसमें एक पात्र लेखक खुद हो जाएगा। और जो सैराज है तो ये फुटबॉल टीम का कैप्टन रहता है, 26 वर्ष का युवा, जो कि मैच खेलने के लिए कहाँ पे जाता है? अमृत नगर जाता है। और अमृत नगर जब जाता है वो फुटबॉल मैच खेलने के लिए, जो कि फुटबॉल टीम का कैप्टन है सैराज, तो उसका हजारीबाग के साथ मैच होता है उसका टीम का। और इसी दौरान जो एक युवक है जिसका नाम है रोहित, तो उसका जो है मैच के दौरान ही पैर टूट जाता है। और उसको, यानी कि रोहित जो है तो वो हिंदू है और जो सैराज है तो वो है मुस्लिम। अब सैराज जो है तो उसमें इतना दया का प्रति है कि रोहित जो जिसका पाँव टूट जाता है तो उसको छोड़ के बाकी टीम के जो मेंबर है तो वो भाग जाते हैं। लेकिन जो सैराज है तो वो उसको लेके जो हजारीबाग सदर अस्पताल है तो वहाँ पे भर्ती करवाता है। मतलब कि बहुत दूर पैदल यात्रा तय करता है। तो इसी के कारण से जो है मतलब कि वो मुस्लिम होते हुए भी जो है सभी धर्मों के लोगों को सम्मान करता है, मदद करता है। तो इसी के कारण से इसका जो मूल भाव है तो वो है सांप्रदायिक सद्भाव। ठीक है, और बाद में जो है जो सिराज है तो उसका इस कहानी में मृत्यु भी हो जाता है कुआं में गिरने से। तो ये भीतर बाहर याद रखें कि भीतर बाहर का मुख्य पात्र सिराज है और उसके पिता का नाम है इबादत खां। पैर किसका टूटता है? रोहित का। मैच खेलने कहाँ पे गया था? अमृतनगर। और किसके साथ मैच हुआ था? हजारीबाग के साथ मैच हुआ था। तो ये, और उसका एज भी याद रखें कि 26 वर्ष, कौन सा खेल खेलता है, फुटबॉल टीम का कप्तान रहता है। तो ये था भीतर बाहर, जो कि सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित था। तो आज का जो वीडियो है तो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए। और जो हमारा आई बुक है तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।